यूनिट थर्ड में आ जाइए ज्योमेट्री, जो कि क्लियर होना चाहिए। ज्योमेट्री में सब कुछ ही आ जाता है, ट्रायंगल्स वगैरह, एंगल्स, सिमेट्री, सर्कल्स। ज्योमेट्री तो बहुत अच्छा भी लगता है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आपने या तो कोई बैच ले लीजिए, अगर बैच नहीं आप परचेस करना चाहिए तो आप अच्छा सा बैच ले लीजिए MPTET वर्क 2 का। और आप अगर आप पे बेसिक्स नहीं है और नहीं तो आप पे अगर कोई नोट्स बने हुए हैं ऑलरेडी पहले से तो वो भी कर सकते हैं। आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और कम से कम आप हर एक टॉपिक में से 50-50, 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपकी मतलब एक डेवलप हो जाएगी कि आप कैसे अटेंड करना है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैं वही कहूँगी, sin x cos x ये सब आ जाता है। 10x जो कि अपन ने 10th में पढ़ रखे हैं वही रिवाइज करना है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स ये समझ में नहीं आया, लेकिन कंस्ट्रक्शन जैसे आते नहीं है, बहुत कम ही आते हैं। फिर आया मेंसुरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंसुरेशन में वही आएगा, एरिया निकालना, वॉल्यूम, बस थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपन को ऐसे दिया रहता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसकी वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर इसके बाद आया है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में ज़्यादातर मीन, मीडियन, मोड, फ्रिक्वेंसी ये सब आते हैं। और आप देखेंगे फ्रिक्वेंसी, पॉलीगॉन वैसे तो नहीं आता है, लेकिन बार ग्राफ कभी कभी दे दिया जाता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन बना देंगे। लेकिन इस लास्ट टाइम के पेपर में तो नहीं पूछे गए। वैसे तो मीन, मीडियन, मोड तो पूछ ही जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है, उसके अंदर ही अंदर आप एक पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। स्टैटिक्स का पार्ट 10th लेवल तक आ जाता है स्टैटिक्स में। और क्या, फिर इसके बाद है जो अपन को साइंस का पार्ट दिया गया है, उसमें पहला चैप्टर है यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड सब फैक्ट्स पढ़ लीजिए। NCERT में सब कुछ दिया है, या तो आप कहीं भी ChatGPT, जेमिनी से सर्च करके या तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के आप नोट्स या तो शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं यूनिवर्स के बारे में। क्या पता आ जाए साइंस, कुछ कह नहीं सकते। इसमें लिखा है 8 to 13 क्वेश्चन साइंस के। मेजरमेंट ऑफ द टाइम, लेंथ, वॉल्यूम ये सब आ सकता है। फिज़िक्स में जो आप पता है ना 11 चैप्टर का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा आपको। इसमें आपको मेजरमेंट्स ये सब पता चल जाएंगे, मतलब टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, इससे रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। केमिस्ट्री देख लीजिए आप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, NCERT की बुक निकालिए। केमिस्ट्री की बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, केमिकल फार्मूला, इनके सब पूरे सिंबल्स, ये सब एसिड, बेस, सॉल्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़। थोड़ा केमिस्ट्री का 9th 10th लेवल का तो कर लीजिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ना। तो आप कोई भी जैसे फार्मूला पूछ लिया, सोडियम का क्या है या क्या मॉलिक्यूलर मास क्या है, जो आपने पढ़ रखे हैं बस उसका थोड़ा सा रिवीजन दे दीजिए। 5-6 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, तो ये फिज़िक्स के मतलब केमिस्ट्री हो जाएगी 4-5 दिन में, या तो ऐसे ही फिज़िक्स हो जाएगी। कम से कम इनमें 15 दिन लग जाएंगे सिर्फ अकेली साइंस कंप्लीट करने में। आप चाहें तो 15 दिन में भी कर सकते हैं। फोर्स एंड मोशन के बारे में देख लीजिए, वर्क, एनर्जी, मशीन, ये वो पावर की यूनिट, ये जूल, ये सब कुछ जो रहते हैं ना वो फिज़िक्स के किसी भी बुक में मिल जाएंगे। फिज़िक्स का आप 9-10 का बुक देख लीजिए, या 11 का 1st-2nd चैप्टर में ही आपको ये वेट, मास, मेजरमेंट से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड, फोर्स, मोशन, ये सब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत डीप पढ़िए, डीप तो नहीं आएगा क्योंकि ये अपना मेन सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे। लास्ट टाइम भी 80% तो मैथ से आया था, और साइंस के बहुत ही कम थे। फिज़िक्स का ऐसा एक क्वेश्चन था शायद, रियोस्टेट वाला, और कम ही क्वेश्चंस थे। मैंने तो शायद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पढ़ के भी गई थी, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा फिज़िक्स, केमिस्ट्री में पढ़ के भी गई थी, लेकिन आया कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है पेडागॉजी। पेडागॉजी में भी कभी कभी दिया गया है अपन को सिलेबस में, तो हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, क्या पता, लेकिन थोड़ा सा अपन टच करके जाएंगे। लेकिन मेन एम्फेसिस जो डालेंगे अपन कहाँ पे डालेंगे, मेन एम्फेसिस जो डालेंगे वो डालेंगे मैथ्स पे। मैथ्स का जो अपन को पार्ट कंप्लीट करना है वो न्यूमेरिकल मैथ्स और एडवांस मैथ्स
आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 स्लॉट में कर सकते हैं अपने डे को डिवाइड। पहले में आप न्यूमेरिकल देख लीजिए, कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, रोज़ एक चैप्टर पढ़ना है आपको। रेशियो प्रपोर्शन पढ़ लीजिए, एज पढ़ लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए। मतलब ऐसे बेसिक्स जो आते हैं ना, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, जो बार बार रिपीटेड होते हैं, वही आपके आएंगे। एजेस से क्वेश्चन आए थे, सबसे ज़्यादा आए थे। फिर आएगा एडवांस में पॉलिनोमियल ले लीजिए एक दिन, कभी कोई सा चैप्टर ले लीजिए। एक एक चैप्टर करते जाइए और फिनिश कर लीजिए अपना कोर्स पहले से। वक्त रहते ही काम कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम देखिए इंग्लिश में बेसिक्स दिया गया है। इंग्लिश में पार्ट 1 में देखिए, वैसे ज़्यादा बेसिक्स आते हैं इंग्लिश में। कभी कभी कॉम्प्रहेंशन आ जाता है, लेकिन कभी नहीं आता है तो बेसिक ग्रामर दे दी जाती है, आर्टिकल्स या प्रपोजिशन दे दी जाएंगे। वैसे एक्टिव पैसिव तो नहीं पूछेंगे, ऐसे फिलअप टाइप के दे देंगे अपन को, या तो एरर वेरर क्वेश्चंस दे देंगे जंबल टाइप के। ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि ना ही आए, बहुत कम कवरेज हो जाता है। इनमें भी चांसेस कम रहते हैं कि इनको पूछने के। तो वोकैब, अपोजिट या सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम्स, ये सब दिए हैं। आर्टिकल्स या कुछ आ सकते हैं। अब सेकंड देखिए करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स तो आप देख लीजिए, अगर आप ज़्यादा टाइम है तो आप करंट अफेयर में फ़ोकस करिए, नहीं तो नहीं करिए। 5-6 महीने के तो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 30 मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके 30 मार्क्स भी आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। करंट अफेयर 5 और 6 मंथ्स के कर सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे जीके जीएस पे। तो मैं सोचती हूँ कि जीके जीएस को स्किप कर दीजिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि टाइम अगर बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम बच रहा है तो अभी करिए, नहीं तो नहीं करिए। नहीं तो ऐसा मत करने बैठ जाइए कि आप ये मेन पार्ट छोड़ के ये पार्ट करिए। नहीं, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 120 मार्क्स का छोड़ के पहले ये करिए। ये तो साइड बाय साइड, जैसे कभी मन नहीं लग रहा है तो साइड बाय साइड रीजनिंग कर लीजिए। रीजनिंग तो थोड़ी अच्छी रहती है, रीजनिंग करना अच्छा रहता है, उससे माइंड भी थोड़ा सा खुला रहता है। तो रीजनिंग कर लीजिए, इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगीज, या तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, या मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। न्यूमेरिकल मैथ्स में भी वही आ जाएगा जो अपने मैथमेटिक्स में दिया है, वैसे ही है। अब पेडागोजी 10 मार्क्स की आएगी, जो कि पता नहीं कहाँ से आती है, इससे समझ में नहीं आता। कभी कभी कंडीशन वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो इसमें तो बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है। लेकिन हम सोचेंगे कि ये इतना बड़ा सिलेबस ना करते हुए आप तो बेसिक पेडागोजी पढ़ के जाइए, जैसे पियाजे का थ्योरम हो गया, थॉर्नडाइक का हो गया, ये सब जो अपन ने पढ़े रखे हैं ना पहले से, वही करिए। और ज़्यादा इसमें तो टाइम नहीं स्पेंड करना है, सिर्फ अकेली हमने बता दिया है आपको इंग्लिश है, हिंदी, और सबसे ज़्यादा मेन जो है अपना कवरेज दे रहा है सीडीपी। वैसे सीडीपी दे रहा है तो आप थ्योरीज पढ़ लीजिए इसकी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी में 8 क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी बहुत स्कोरिंग है, हिंदी तो कर सकते हैं आप, क्योंकि हिंदी में समास वगैरह आ सकते हैं। हिंदी का मैंने शायद लिखा नहीं है, मुझे लगता है कि हिंदी का सेम ही है, आई थिंक वही आएगा, ये सब ही आएगा, समास आएगा, संधि आएगा। हाँ, हिंदी का ही है, सॉरी, हिंदी का भी है। आप